हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। आज के एपिसोड में मैं आपको इंडिया की स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के बारे में 4 दिलचस्प किस्से सुनाऊंगा। पहला, लता मंगेशकर का असली नाम और सरनेम क्या था और बाद में कैसे उनका नाम लता मंगेशकर पड़ा। दूसरा, किस एक्टर ने लता जी के मुंह पे कह दिया था कि अगर ये गाएगी तो इनके गाने में दाल चावल की बू आएगी। तीसरा किस्सा, किस बॉलीवुड एक्टर के लिए प्लेबैक करने की लता जी की इच्छा थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। चौथा किस्सा, किस बॉलीवुड एक्टर से लता जी बचपन में शादी करना चाहती थी और वो कौन क्रिकेटर थे जिनके साथ लता जी का नाम जोड़ा गया था और चाहकर भी वो क्यों कभी लता जी के साथ शादी नहीं कर पाए। क्या थी उनकी मजबूरी जो वो मरते दम तक अविवाहित रहे। पहला किस्सा, लता मंगेशकर का असली नाम और सरनेम क्या था और बाद में उनका नाम लता मंगेशकर कैसे पड़ा। लता मंगेशकर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी बेटी थी। उनके बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ उनके छोटे भाई बहन हैं। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के बहुत फेमस अभिनेता और नाट्य संगीतकार थे। बचपन में उन्होंने ही लता का नाम हेमा रखा था। उनका असली सरनेम मंगेशकर नहीं बल्कि हर्डीकर था। दीनानाथ मंगेशकर जी के पिताजी गोवा के बहुत ही फेमस मंदिर मंगेशी के पुजारी थे। दीनानाथ मंगेशकर का जन्म गोवा के मंगेशी गांव में हुआ। वही परिवार संग वो पले बड़े हुए और जब वो वहां से पूना गए तो वहां उन्होंने अपना नाम हर्डीकर से बदलकर मंगेशकर रख लिया। दीनानाथ मंगेशकर जी का मराठी संगीत नाटक भावबंधन बहुत फेमस हुआ था। उसी नाटक के एक फेमस कैरेक्टर लतिका के नाम पर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम हेमा से लता रखा। तो ये थी कहानी लता मंगेशकर के नाम की। वैसे नाम तो माता पिता रखते हैं, लेकिन उस नाम को पहचान हमें खुद देनी पड़ती है। दूसरा किस्सा, किस एक्टर ने लता जी के मुंह पे कहा था कि अगर ये गाएगी तो इनके गाने में दाल चावल की बू आएगी। बात है 1947-48 की, जब लता अक्सर बंबई के मालाड स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर बॉम्बे स्टूडियो जाया करती थी। साथ में अक्सर उस दौर के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अनिल बिस्वास जी हुआ करते थे। एक दिन लोकल ट्रेन की इस सफर में उनके ट्रेन के डिब्बे में एक नौजवान एक्टर भी सफर कर रहे थे। अनिल बिस्वास जी उन्हें जानते थे क्योंकि बॉम्बे टॉकीज ने ही उस एक्टर को ज्वार भाटा फिल्म से लॉन्च किया था। अनिल बिस्वास जी ने उन्हें पुकारा तो वो आकर उनके और लता जी के पास बैठ गए। वो एक्टर थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब फेमस सिंगर नूरजहां के बहुत बड़े फैन थे। अनिल बिस्वास ने लता को इंट्रोड्यूस करते हुए दिलीप कुमार को बताया कि ये लड़की लता मंगेशकर है और ये मेरा गाना गाने वाली है। तो दिलीप कुमार ने लता को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, ये कहाँ से है? जवाब मिला, महाराष्ट्र से। तो दिलीप साहब फौरन बोले, महाराष्ट्रियनों के गानों में दाल चावल की बू आती है। उनका मतलब था कि महाराष्ट्रियन लोगों के उर्दू तलफ्फुज में मराठी होने की झलक आ ही जाएगी। तलफ्फुज का मतलब होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन या डिक्शन। पहली ही मुलाकात में दिलीप कुमार का यह कमेंट लता जी को बहुत बुरा लगा था, लेकिन लता जी ने इसे बहुत पॉजिटिव लिया और वो समझ गई कि अगर प्लेबैक सिंगिंग में उन्हें बड़ा नाम कमाना है तो उन्हें अपने उर्दू तलफ्फुज पे बहुत मेहनत करनी होगी। उस दौर में हिंदी सिनेमा के तकरीबन सारे गीतों के बोलों में उर्दू की भरमार हुआ करती थी। लता फौरन समझ गई कि उस दौर की सबसे बड़ी सिंगर नूरजहां की सक्सेस में उनकी अच्छी आवाज के अलावा उर्दू तलफ्फुज पे उनकी महारत का भी बड़ा हाथ था। फौरन लता ने उर्दू तलफ्फुज के लिए एक मौलाना टीचर रख लिया और बहुत जल्द उनकी मेहनत रंग लाई। बॉम्बे टॉकीज में महल फिल्म के क्लासिक हिट गाने
आएगा आने वाला आएगा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसी वक्त एक्ट्रेस नरगिस के साथ उनकी माँ जद्दन बाई भी वहाँ मौजूद थी। जद्दन बाई यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर थी, इसलिए उन्होंने बड़ी बारीकी से कान लगाकर लता की रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनी। रिकॉर्डिंग के बाद लता जब बाहर निकली तो लता को बुलाकर उन्होंने कहा, इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? लता ने कहा, जी लता मंगेशकर। अच्छा, तो तुम मराठन हो? लता ने कहा, जी हाँ। इस पर जद्दन बाई बहुत खुश होते हुए बोली, माशाअल्लाह, क्या बगैर कहा है, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। इस लाइन में बगैर सुनकर बेटा तबीयत खुश हो गई। ऐसा तलफ्फुज हर किसी का नहीं होता। तुम यकीनन एक रोज बहुत बड़ा नाम करोगी। और जद्दन बाई की वो भविष्यवाणी लता मंगेशकर ने सच कर दिखाई। थैंक्स टू दिलीप कुमार। अगर उन्होंने लता मंगेशकर को उर्दू तलफ्फुज पे छेड़ा नहीं होता तो शायद लता जी अपने उर्दू तलफ्फुज पे उतनी मेहनत नहीं लेती। 1950 से लेकर आज 2020 तक हिंदी सिनेमा में काम करने वाली हर एक हीरोइन का एक ही ख्वाब रहा है कि उनके लिए लता मंगेशकर प्लेबैक करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता खुद किसके लिए प्लेबैक करना चाहती थी और उनकी वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो पाई? जानते हैं वो कौन थे? वो थे दिलीप कुमार। हैरत हो रही है। लता जी ने एक किताब में कहा है कि उन्होंने जब फिल्म कोहिनूर का गाना मधुबन में राधिका नाचे देखा था तो उससे लता बहुत इंप्रेस हुई थी। वो इसलिए कि गाना तो मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, लेकिन दिलीप कुमार ने फिल्म में वो अदाकारी की है कि ऐसा लग रहा हो मानो रफी साहब ने नहीं बल्कि खुद दिलीप कुमार ने वो गाना गाया है। इस गाने को गाते हुए फिल्म में दिलीप साहब की गले की नसों को साफ साफ फूलते हुए देखा जा सकता है, जैसे कि खुद वास्तव में वो गाना गा रहे हो। इसीलिए इंप्रेस होकर लता जी की ये तमन्ना थी कि वो कम से कम एक बार तो दिलीप कुमार के लिए अपनी आवाज दे, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कभी हो नहीं पाया। दिलीप कुमार को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा एक्टर माना जाता है। ऑडियंस उनके आवाज की दीवानी थी, लेकिन 4 दशकों के अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने सिर्फ एक गाने में प्लेबैक दिया है। खुद के लिए खुद गाना गाया है और वो गाना एक ड्यूएट सॉन्ग था। और किस्मत का खेल तो देखिए, वो गाना किसके साथ उन्होंने गाया था? लता मंगेशकर के साथ। फिल्म थी 1957 की ऋषिकेश मुखर्जी की मुसाफिर और गाने के बोल थे लागी नाही छूटे। चौथा किस्सा, किस बॉलीवुड एक्टर से लता जी बचपन में शादी करना चाहती थी और वो कौन क्रिकेटर थे जिनके साथ लता जी का नाम अक्सर जोड़ा जाता था? लता मंगेशकर ने जब बचपन में कुंदनलाल सहगल यानी केएल सहगल की फिल्म चंडीदास देखी तो वो उनकी गायकी की ऐसे फैन हो गई कि घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि मैं बड़े होकर कुंदनलाल सहगल से शादी करूंगी। केएल सहगल 43 इयर्स की उम्र में 1947 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहते हैं कि लता चाहती थी कि सहगल की कोई ना कोई निशानी उनके पास रहे। वो उनकी स्केल चेंजर हारमोनियम को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन सहगल की बेटी ने उसे अपने पास रखते हुए सहगल की एक रत्न जड़ित अंगूठी लता जी को दी। कहते हैं कि लता जी के पास आज भी वो निशानी मौजूद है। वो कौन क्रिकेटर थे जिनके साथ अक्सर लता जी का नाम जोड़ा जाता था? वो क्रिकेटर थे राजस्थान के डूंगरपुर स्टेट के राजघराने से राज सिंह डूंगरपुर। राज सिंह ने 16 साल तक राजस्थान के लिए रणजी क्रिकेट खेला। बाद में वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी बने थे। अपनी जवानी में जब राज सिंह लॉ की पढ़ाई के लिए मुंबई आए थे तब उनकी लता के भाई हृदयनाथ से काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। दोनों इकट्ठा क्रिकेट खेला करते थे और अक्सर क्रिकेट खेलने के बाद राज सिंह लता के घर जाया करते थे। इन्हीं मुलाकातों के दौरान
लता की और राज सिंह की अच्छी दोस्ती हुई। राज सिंह उम्र में लता से सिर्फ 6 साल बड़े थे। वो लता को इतना पसंद करते थे कि अक्सर उनके पास एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था जिसमें वो सिर्फ लता के गाने सुना करते थे। प्यार से राज सिंह लता को मिट्ठू कहा करते थे। कहा जाता है कि राज सिंह के पिता ने मरते वक्त उनसे वचन लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो किसी आम लड़की को, किसी आम घर की लड़की को उनके राजघराने की बहू नहीं बनाएंगे। न चाहते हुए भी मन को मारते हुए राज सिंह ने ये वचन मरते दम तक 2009 तक निभाया। जैसे राज सिंह ने शादी नहीं की वैसे ही लता मंगेशकर ने भी कभी किसी से शादी नहीं की। उस वक्त की मीडिया में अक्सर इन दोनों के रिश्तों को लेकर बातें आया करती थी।